Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online lab session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verses of Holy Quran. Okay, ji, further we are discussing about the lab to understand the different types of circuit breakers, lightning, and surge arresters in switch yards. Okay, the main aspect of objective to overview of electrical power systems, different types of switchgear and switch yard equipment for protection purpose. So the main and different aspects related to the switchgear and switch yards are switchgear drum. Uh, so we get a point of view from your side. So can anybody tell me what is the difference between switch gear and switch yard? क्या फर्क है स्विच गियर में और स्विच यार्ड में? ये कोई बताएगा आप में से? सर स्विच गियर तो ये एचटी पैनल वगैरह जो होते हैं ना वो होते हैं, बाकी स्विच यार्ड का तो नहीं पता। सर मेरे ख्याल से हर उस डिवाइस को स्विच गियर कहते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह कॉन्टेक्टर आपके रिलेज वगैरह इस तरह की चीज। हाँ जी। जी, कोई बताएगा आप में से? What is the difference between switch gear and switch yard? क्या मेन एस्पेक्ट है स्विच गियर और स्विच यार्ड का? सर स्विच गियर तो सिंपल स्विचेस होते हैं जो आपके वीसीबी ओसीबी हो गए एचटी पैनल के, बाकी स्विच यार्ड का तो नहीं पता। जी जी, कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच गियर एंड स्विच यार्ड के बारे में? सर आई थिंक स्विच यार्ड वही कहलाएगा जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, उसका हम एक पूरा मैन कंट्रोलिंग रूम बनाया हुआ हमने, वहां पे सारी इसकी स्विचिंग वगैरह वहां से हो रही है, तो वो स्विच यार्ड कहलाएगा। ठीक है, और कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच गियर एंड स्विच यार्ड? जी जनाब, क्या फर्क है स्विच गियर में और स्विच यार्ड में? चलें, स्विच गियर जो होता है, हाँ, स्विच गियर जो ट्रम है हमारी प्रोटेक्शन के हिसाब से ये डेडिकेट की जाती है एलवी नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, एलवी साइड का जो नेटवर्क है, लो वोल्टेज साइड, उसके लिए जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और प्रोटेक्शन स्कीम की जो ट्रम इस्तेमाल की जाती है वो स्विच गियर कहलाती है। जबकि एचवी नेटवर्क्स की प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन करने के लिए जो जोन प्रोटेक्शन जो स्कीम हम बनाते हैं वो स्विच यार्ड रिलेटेड होती है। तो एलवी रिलेटेड ट्रम स्विच गियर और एचवी रिलेटेड ट्रम्स जो हैं वो स्विच यार्ड का फर्क है। तो स्विच यार्ड का डेडिकेट ट्रम्स जो हैं वो ज़्यादातर
ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशंस, इनकी जो प्रोटेक्शन की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं वो स्विच यार्ड रिलेटेड होती हैं। और फीडर प्लर हो गए या हमारी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, और इनकी जो स्कीम डिजाइन की जाती है इसके लिए डेडिकेटेड टर्म्स जो है वो हमारी स्विच गियर की हैं। तो दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ टर्म। अच्छा, मैं कहीं अगर गलत हो रहा हूँ तो मुझे ज़रूर उसको आप सही करें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन चीज़ें बता रहा होता हूँ जो होपफुली गलत भी हो सकती हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन वो रिलेट करती हैं, और उनकी तकरीबन मैं जस्टिफिकेशन फील्ड ओरिएंटेड या एग्जाम्पल से ज़रूर देता हूँ ताकि वो जस्टिफाइबल भी हों, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ कमी पेशी मेरे एंड से हो तो ज़रूर मुझे बताया करें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो कि जनरली हम बात करते हैं, द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज is known as distribution system. In general, distribution system is the electrical system between the substation feed by the transmission system and the consumer's meter. तो इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आपके सब स्टेशन से फीड करके ट्रांसमिशन लाइन को कंज्यूमर के मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये भी फिर ग्रेजुअली होता है, डायरेक्टली सब स्टेशन से लाइन नहीं आ रही होती कंज्यूमर के घर के ऊपर। इनमें भी ग्रेजुअली स्टेजेस हैं जिनको हम जिक्र करेंगे। इट ग्रेटली कंसिस्ट ऑफ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन अपना रोल प्ले इसमें करते हैं। तो फीडर जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं कंडक्टर के जरिए से। इट प्रोवाइड द सप्लाई to the area the power is distributed generally. No tappings are taken from the feeder so that the current in it remain the same throughout. इनमें सेम रहता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है PMTs को। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटर का। इट इज अ कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग्स आर टेकन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए इसमें टैपिंग इन्वॉल्व होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। द करंट थ्रो अ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कांस्टेंट, वो बढ़ा भी सकते हैं वो कम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द टैपिंग्स। टैपिंग्स आर द कॉइल्स विच इज इंस्टॉल इन योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, जिनको आप कॉइल की मदद से इन और आउट करके करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उस मकसद के लिए टैपिंग्स उसमें लगाई जाती हैं। बिकॉज टैपिंग्स आर टेकन एट वेरियस प्लेस अलॉन्ग इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के मुताबिक टैपिंग्स फिर आपकी बढ़ाई या कम जाती है, क्योंकि इसमें करंट लेंथ की वेरिएशन के मुताबिक जो है वो लॉस भी होता है। फर्दर service main, that is the next aspect. The service main is generally a small cable which connects a distributor to consumers terminal. कंज्यूमर के मीटर तक जो उसके बाद कंडक्टर लगाया जाता है उसको सर्विस मेन कहा जाता है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के जरिए से कंज्यूमर्स के मीटर तक पहुंचती है। This is all about the distribution system in general aspect. Different types of equipment modules, now we are discussing in detail that what they are. So number one is the power circuit breaker and types. So we are starting from low voltage to high voltages. तकरीबन अब जो चीजें हम डिस्कस करेंगे मेजॉरिटी को इसके बारे में पता होगा प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट से, और सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स और लो वोल्टेज के प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के मुताबिक। पावर सर्किट ब्रेकर जो काम करते हैं उनके तीन काम होते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और ट्रिप करते हैं। एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो टाइप्स हैं वो नंबर वन MCB है, जो कि 6 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक आता है। इनमें जो टाइप्स हैं वो सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल होते हैं, लेस शॉर्ट सर्किट रेंज के मुताबिक आती हैं। अच्छा, इनमें भी अगर आप सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 पोल लेते हैं तो इनके अंदर भी B कर्व, C कर्व, D कर्व के मुताबिक आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं कि आप सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर भी ले रहे हैं तो इनके अंदर वो B कर्व का है, D कर्व का, C कर्व का, E कर्व का है, कौन सा आप उसमें लेते हैं जिसके मुताबिक ट्रिपिंग कैपेबिलिटीज लेस टाइम में किसकी बेहतर है। और जितना ज्यादा आप
BCDE की तरफ आगे जाएंगे उतना ज्यादा आपका वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हो जाएगा। ये 3 से 4 कैटेगरी के अंदर आता है, ये कोई EFGH की तरफ आगे नहीं जाता है, बल्कि इसकी सिर्फ 3 से 4 कैपेबिलिटी है कि किसकी जो करंट हैंडलिंग और क्विक वे में ट्रिपिंग कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो इनके अंदर SP DP TP 4 पोल के अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, दैट इज द MCCB। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बाद MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड MCCB इज मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। 6 एम्पेयर से लेके जो 1600 एम्पेयर तक का एक सर्किट ब्रेकर आता है, और ये TP और 4 पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल में आता है। इस सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करते हैं उसकी एस्पेक्ट के मुताबिक, तो MCCB फिर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो एक और एस्पेक्ट सर्किट ब्रेकर का लो वोल्टेज में आता है वो है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर खासियत ये होती है कि EOCR या थर्मल ओवरलोड रिले इसमें पहले से बिल्ट इन होती है सर्किट ब्रेकर के साथ, तो इन ब्रेकर्स को MPCB कहते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर MPCB जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये एडजस्टेबल भी होते हैं, MCCB भी एडजस्टेबल होते हैं सर्किट ब्रेकर, लेकिन ये जो MCB हैं ये नॉर्मली एडजस्टेबल नहीं आते। Up till now, anyone of you if have any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Hopefully all the things been clear, so we further moving towards the next aspect, that is the RCCB and ELCB. ये भी low voltage circuit breaker के अंदर आते हैं। Auto break circuit earth when fault occur in 3 phase at 10 to 1500 milli of amperes. तो ये RCCB stand for residual current circuit breaker and ELCB stands for earth leakage circuit breaker. ये दो एस्पेक्ट आते हैं, इन सब ये दोनों एक ही नहीं होते हैं, लेकिन तकरीबन एक एस्पेक्ट से हम इन्हें कहते हैं कि आप या तो ये लगा लें कि लगा लें, एक ही बात है। बट अर्थ लीकेज के लिए खास तौर पे अगर कहीं लीकेज हो जाए तो उसे अर्थ करने के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं शॉर्ट सर्किट अकरेंस हो जाए और उसके नतीजे में वो लेस अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट भी अकरेंस हो, लीकेज हो, तो उसको भी RCCB ओवरकम कर लेता है। तो RCCB ELCB से ज्यादा एस्पेक्ट्स सरप्लस लेवल के फीचर्स रखता है। लेकिन ये जो RCCB है या ELCB है, ये कभी कभी लगाना दर्द सर भी बन जाता है अगर आपने प्रॉपर वायरिंग ना करवाई गई हो। अक्सर बेशतर कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स RCCB ELCB को लगाना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन ये बाज औकात ये सोल्यूशन गले पड़ जाता है। जो लोग फील्ड इंजीनियर हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि खास तौर पे UPS सिस्टम के अंदर ये RCCB ELCB खास तौर पे जो है वो इंस्टॉल करना नेसेसरी भी है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा सोल्यूशन नहीं भी होता है। ठीक है, हम इसके ऊपर लैब में तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनके अपने फीचर्स हैं। लैब में बहरहाल ये सारे ट्रेनर्स के अंदर हमने RCCB इंस्टॉल करवाया हुआ है, ताकि शॉर्ट सर्किट और ह्यूमन प्रोटेक्शन की जिस हद तक भी हो सके वो रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है। ACB की अगर हम बात करें तो एयर सर्किट ब्रेकर है, जो कि यहाँ से वोल्टेजेस हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हमारे इस्तेमाल होते हैं, और ये जो कैपेबिलिटी है ये हाई वोल्टेजेस की यहाँ से आती है। एयर सर्किट ब्रेकर दैट इज द रेंज ऑफ एम्पेयर 800 एम्पेयर टू 1600 एम्पेयर फॉर TP एंड 4 पोल। अच्छा सॉरी, ये एयर सर्किट ब्रेकर ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर नहीं है, ये भी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, ये 800 एम्पेयर के बाद से शुरू हो जाता है, और नॉर्मली फील्ड में इसको 1000 एम्पेयर से ही लगाया जाता है, लेकिन इसकी जो रेंज है ये 800 एम्पेयर से आता है 6000 एम्पेयर तक, और TP और 4 पोल का भी मौजूद होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव सर्किट ब्रेकर है, माइक्रोलॉजिक इसमें होती है, CTs लगी हुई होती हैं, चार्जिंग मैकेनिज्म इसमें होता है, और बेहिसाब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, टर्मिनल्स और कनेक्शंस, और प्रोग्रामेबल भी बन सकता है ये। इसके अंदर ऑक्सिलरी भी कॉइल होती है, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो एयर सर्किट ब्रेकर में इसको वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि लो वोल्टेज कैटेगरी में आता है। इसके बाद एक और सर्किट ब्रेकर है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वो आता है। इसके बाद जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर भी है। यहाँ से हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हमारे इस्तेमाल होते हैं, जो कि 4 kV से 80
केवी की रेंज में आते हैं पावर रेटिंग, और इसके ये केवीए रेटिंग, पावर रेटिंग भी इसकी है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद जो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं, 60 केवी से 110 केवी तक के अंदर ये चलते हैं, पावर रेटिंग और इसकी मौजूद है। उसके बाद गैस सर्किट ब्रेकर आते हैं। गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है वो SF6 है, और रेयर केसेस के अंदर जो टेस्टिंग एस्पेक्ट में इस्तेमाल की गई है शुरू में, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बट SF6 इज द वन ऑफ द बेस्ट insulating material of the gas by which we use to remove the arcing in between the terminal making and closing. So SF6 gas would be the best solution as compared to the CO2. Now यहाँ तक हमारे सर्किट ब्रेकर पूरे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज है वो 115 केवी से लेके 230 केवी तक है, लेकिन हमारा 230 केवी का टेस्टिंग सर्किट नहीं है, बल्कि 220 केवी का ऑपरेटिंग सर्किट है। और साथ ही साथ 500 केवी का नेशनल ग्रिड के 16 सर्किट्स हमारे लगे हुए हैं। तो उनके अंदर जो नेशनल ग्रिड के हमारे नेटवर्क्स हैं उनमें 500 केवी चल रहा होता है, उसके अंदर भी चीज इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से लेके मैं इसको जरा एक चेंज कर लूँ, तो 500 केवी इसकी नॉर्मली पावर रेटिंग है। 500 केवी तो है, मतलब इसको हम समथिंग 1000 तक भी ले जाते हैं, इसके अंदर भी आपका वही इस्तेमाल होता है। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ बाकी हमारे जो स्विचिंग इक्विपमेंट्स है, अब उनकी बात करेंगे हम। नंबर 1 कैटेगरी जो हमारी थी वो सर्किट ब्रेकर की थी, उसे हम ओवरकम कर चुके हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं ओवर, अंडर एंड ओवर वोल्टेज टाइम रिले। तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले भी इस्तेमाल की जाती हैं एज अ प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। और परमिसेबल वोल्टेज जो 3 फेज के रेंजेस में आती हैं, 3 फेज की जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। इनकी जो ओवर रेंज होगी वो 440 वोल्ट है। अगर इस पे आ जाते हैं तो ओवर वोल्टेज पे, और अगर 380 वोल्ट पे आपकी वोल्टेज इनकमिंग आ रही हो तो इसको अंडर वोल्टेज 3 फेज में कंसिडर करते हैं। और अगर सिंगल फेज में हम बात करें, क्योंकि अंडर ओवर वोल्टेज सिंगल फेज में भी आती हैं, तो इनके अंदर जो रेंज है 220 वोल्ट नॉर्मली ऑपरेटिंग वोल्टेज पे आते हैं, लेकिन अगर 240 वोल्ट चले जाएं तो ये ओवर वोल्टेज सिंगल फेज में होंगे। और अंडर वोल्टेज अगर आपको देखना है तो 180 वोल्ट अगर आ जाते हैं यूटिलिटी की तरफ से, तो ये सिंगल फेज में अंडर वोल्टेज कहलाएंगे। तो इन रेंजेस के ऊपर आप एडजस्ट करते हैं अपने रिले को कि अंडर वोल्टेज अगर ये आ जाए तो इस पर ट्रिप कर दें, ओवर वोल्टेज ये आ जाए तो इस पर ट्रिप कर दें, रिस्पेक्टिवली सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी। यहाँ तक हमने जो डिस्कशन करी है इक्विपमेंट नंबर 2 की, कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, कोई डिफिकल्टी हो तो डिस्कस कर लेंगे हम। नो वन हैव द काइंड ऑफ क्वेश्चन। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स the device number 3, that is the combined overcurrent and earth fault relay. So this is the feature on which अच्छा, कोई बताएगा कि अंडर करंट रिले क्यों नहीं आती, ओवर करंट रिले क्यों आती है? क्योंकि सर अंडर करंट का कोई लॉस नहीं है। जी, अंडर करंट कोई लॉस नहीं है, और दूसरी बात ये कोई ट्रम भी नहीं है। चीजें अपनी रेटिंग के हिसाब से अपने एम्पेयर को लेती हैं, ठीक है। अक्सर और बेशतर होता यह है कि जब 2 तरह की कंडीशंस होती हैं, अगर हम बात करें मोटर के एक इंडक्शन लोड के तौर पे, तो जब मोटर चल रही होती है तो वो ऑपरेटिंग लिमिट ऑफ रेंज से चली जाती है आगे। ऑपरेटिंग लिमिट ऑफ रेंज का मतलब ये होता है कि मोटर 1 घंटे की चलने थी लेकिन वो 3 घंटे चल गई है, तो अब जो वो करंट ले रही होगी वो अपने नॉर्मल रेटिंग के मुकाबले में 4 टाइम to 5 टाइम ग्रेटर ले रही होगी। और जब ऐसा हो रहा होता है तो फिर मोटर थर्मल ओवरहेड कंडीशंस पे चल रही होती है, ओवरलोड पे चल रही होती है। तो उस वक्त जो डिटेक्शन करनी है वो ओवर करंट पे आ गई होती है। तो ओवरलोड इज रिलेटेड टू द ओवर करंट। तो उस रेटिंग जब पे सेंसिंग की जाती है ओवर करंट रिले की मदद से, तो फिर उस वक्त आके रिले को ऑपरेट करवाते हुए ऑफ करवाना है। अक्सर व बेशतर ये होता है कि ओवर करंट की वजह से अर्थ फॉल्ट अकरेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पर टर्मिनल पिघल के टर्मिनल बॉक्स से मिल गया बॉडी से, और बॉडी हुई भी अर्थ, तो ये हो गई फेज 2 अर्थ फॉल्ट। या फिर न्यूट्रल पिघल के टर्मिनल मिल गया अर्थ से, तो वो रिटर्न करंट बॉडी के अंदर आ रहा होगा। तो इसकी सेंसिंग आप अर्थ फॉल्ट रिले के जरिए करवाकर भी ये काम करवा सकते हैं। इसीलिए इसमें
कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट फीचर्स सेम रिले के अंदर भी होना जरूरी है, वरना अर्थ फॉल्ट जैसे ही वो अपनी परमिसेबल रेंज के ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं कि वो फिर ज्यादा एम्पेयर लेगा, और ज्यादा एम्पेयर लेगा तो टर्मिनल पिघल भी सकते हैं ओवर करंट ऑफ लिमिट की वजह से। तो फिर उस सूरत में इसको ऑफ करना जरूरी है। फर्दर मोड आगे चलते हैं, जो कि फोर्थ इक्विपमेंट है, दैट इज द रिएक्टिव पावर कंट्रोलर। ये एक ऐसा कंट्रोलर है या एक ऐसी डिवाइस है, मीटर है, जो ये बताता है कि इस वक्त कितना रिएक्टिव पावर की वैल्यू चल रही है, उसको बता रहा होता है, उसको रिकॉर्ड करता है। और साथ ही साथ अगर आप रिएक्टिव पावर को करेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो ये चीज भी बता रहा होता है। नंबर 5 इक्विपमेंट है जी सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेटर। सिंक्रोनाइजेशन जब हो रही होती है तो उस वक्त सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, हो रही है या नहीं हुई, ये चीज बताती है सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेटर। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस मीटर जिसे कहते हैं। फेज सीक्वेंस मीटर आपने फील्ड इंडस्ट्री में देखा होगा। ये एक दो तरह का आता है, डिजिटल भी आता है और एनालॉग भी आता है। और ये इक्विपमेंट बताता है कि इस वक्त आपका जो चल रहा है सीक्वेंस वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। रेड येलो ब्लू इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो रेड येलो ब्लू के अलावा अगर सीक्वेंस आ रहा हो, इसमें भी सिमेट्री होती है डिटेल में, कि अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा हो तो वो लेट्स से इनकरेक्ट है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो तो वो करेक्ट है सीक्वेंस। तो वो उसके मुताबिक फिर फेज सीक्वेंस इंडिकेटर आपको बता रहा होता है। खास तौर पे हमारे वो लोड्स जो के चल रहे होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर रोटेशन के अंदर, अगर ये लोड आपका फेज फेज सीक्वेंस इनकरेक्ट हो जाए तो ये मोटर उल्टी चलने लग जाती हैं। और बाज जगह ये मोटर अगर उल्टी चल जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं बाज जगहों पर, या स्विमिंग पूल की मोटर हो गई, तो ये आपको ड्रास्टिकल डैमेज भी कर सकती हैं। कुछ मोटर अगर उल्टी चलें तो वो डैमेज कर देंगी, और उनसे रिलेटेड कपल हुआ हुआ इक्विपमेंट भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, जितना भी सेटअप होगा। तो इसीलिए कुछ जगहों पर फेज सीक्वेंस जहां पर आपकी 3 फेज मोटर लगी हुई है एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिंगल फेज के एंटिटीज अगर आप यूनिट चला रहे हैं, लोड चला रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं होता। किलोवाट आवर मीटर जो है, अब हम इसकी बात करेंगे। किलोवाट आवर मीटर जो है वो आपका नॉर्मली एक एनर्जी मीटर है, जो यूटिलिटी ऑफ कंपनीज भी लगा के जाती हैं, जिसके जरिए से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। एज अ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, इंडिकेटिंग इक्विपमेंट भी है ये, जो ये बताता है कि इस वक्त कितना किलोवाट चल रहा है। और ओवरऑल महीने का जो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आपके चलते हैं रीडिंग के मुताबिक, वो ये भी बताता है कि अब तक कितना आपने किलोवाट चला चुके हैं इसके ऊपर। तो ये मीटर है जो ये बताता है कि कितने किलोवाट, कितने आवर्स, कितने किलोवाट पर आवर के हिसाब से आपने चला लिया है। तो ये एक मेजरिंग इक्विपमेंट इंडिकेटर भी है और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इंडिकेटर भी है। पावर फैक्टर मीटर जो होता है, ये एक इटसेल्फ एक मीटर है जो कि ये बताता है कि इस वक्त पावर फैक्टर लैगिंग चल रहा है या लीडिंग चल रहा है, पुअर चल रहा है या गुड चल रहा है या यूनिटी चल रहा है। तो उस वक्त ये जो रिकॉर्डिंग है कर रहा होता है पावर फैक्टर की करेक्शन की, और रियल टाइम में भी बता रहा होता है कि पावर फैक्टर आपका क्या चल रहा है। पावर फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के मुताबिक मेंटेन करना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल के अंदर यूटिलिटी आपको करके देती है, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर भी पावर फैक्टर को करेक्ट कर लें तो उसके नतीजे में आप पावर फैक्टर को करेक्ट करने के नतीजे में काफ़ी हद तक अपने किलोवाट बचाकर बिजली की बचत भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के अंदर भी। तो साथ ही साथ हम आगे चलते हैं, हर्ट्ज मीटर की तरफ आते हैं। हर्ट्ज मीटर जो है एक मीटर है जो कि यूटिलिटी से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ये बताता है। हर्ट्ज मीटर। फ्लक्स मीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर को मेजर करने के लिए फ्लक्स मीटर इस्तेमाल होता है। और
एक और मीटर होता है जिसे कहते हैं लक्स मीटर, वो लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, लाइट इंटेंसिटी इन मीडियम ऑफ एयर में कितनी है, वो फ्लक्स मीटर नहीं बता रहा होता बल्कि वो लक्स मीटर बताता है, LUX। ठीक है, तो ये एक गलती हो गई है यहाँ पे। यहाँ तक जो इक्विपमेंट फील्ड ऑफ कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड टू फ्लक्स मेजर जो चीज कर रहा होता है वो आपका फ्लक्स मीटर है, और लाइट इंटेंसिटी जो चीज मेजर करता है उस मीटर को लक्स मीटर कहते हैं। ठीक है, इसकी ऐप भी है, अगर आप मोबाइल पे प्ले स्टोर पे देखना चाहें तो वो आपको वहां पे लक्स मीटर के नाम से अगर आप वहां लिख दें तो उसकी ऐप भी आ जाती है, और उसको कैलिब्रेट करके आप अपने घर के जो लक्स के लेवल्स क्या चल रहे हैं वो भी पता लगा सकते हैं, उसे लक्स मीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन है, वो मैंने साथ साथ बता दिया आपको। सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो आप के दो जनरेटर्स को आपस में सिंक करवाती है, इनकी कंपैटिबिलिटीज पैरामीटर्स को मैच करवाती है, और उसके लिए एक मॉड्यूल होना जरूरी है जो कि सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल होता है। नॉर्मली फील्ड में जब हम काम करते थे तो ये डीप सी 8610 जो है ये एक मॉड्यूल इस्तेमाल होता था, और ऑटो के ऊपर ये सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू जनरेटर्स करके दे दिया करता था। और ये बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और ये कॉमनली इस्तेमाल होता है फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में अगर आप दो जनरेटर आपस में सिंक करके चला रहे होते हैं। तो सिंक्रोस्कोप जो है वो दो तरह का होता है। इस डीप सी 8610 के अंदर सिंक्रोस्कोप बिल्टन है, ये डिजिटल भी होता है और ये एनालॉग भी होता है। लैब में ये दोनों फीचर मौजूद है। KVAR मीटर, किलोवाट आवर किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आवर मीटर, यानी ये बता रहा होता है कि इस वक्त जो है वो आपके जो पावर फैक्टर की जो मॉनिटरिंग है उसमें KVR पर आवर कितना कम और कितना ज्यादा चल रहा है, इसकी मीटर के जरिए इंडिकेशन यहाँ से हो रही होती है। रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड उस लोड को कहते हैं जो कि आपका नॉर्मली लाइटिंग लोड है। इसकी कैटेगरी में जो चीजें आ रही होती हैं ये रेजिस्टेंस बेस्ड लोड आती हैं। इंडक्टिव लोड आपका जो इंडक्शन मोटर रिलेटेड लोड है उसे कंप्रेसर का लोड हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, डी फ्रीजर और फैंस हो गए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, ये सारा जो रोटेटिंग लोड है ये सब का सब इंडक्टिव लोड में आता है। कैपेसिटिव लोड का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर्स अगर लगे हुए होते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के तौर पे, आप उसको ओवरकम करते हैं इंडक्टिव लोड के साथ, तो उस मकसद के लिए आप कैपेसिटर्स लगाते हैं, और जब आप कैपेसिटर्स लगा रहे होते हैं तो कैपेसिटर्स काम करते हैं एज अ कैपेसिटिव लोड के तौर पे। अच्छा, मेन एस्पेक्ट अब आगे आते हैं हम, लाइटनिंग अरेस्टर्स और इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर सर्ज अरेस्टर हमारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को, अगर वो आपके सिस्टम के ऊपर इन हो जाती है तो उसको डायरेक्टली अर्थ कर देना चाहिए, और इसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, तो जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, तो उसके लिए आपको लाइटनिंग को डायरेक्टली अर्थ कर देना जरूरी, क्योंकि ये जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है बहुत हैवी ड्यूटी मिलियंस ऑफ वोल्टेज में होता है। सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको संभाल सके, इसीलिए इसको अर्थ करना जरूरी है, और ये काम जो करता है वो आपका लाइटनिंग अरेस्टर्स करता है, लाइटनिंग को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल मींस टू सेंस एंड अर्थ। सर्ज अरेस्टर्स जो हैं वो सिस्टम में बाज होकर सर्ज आ जाते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ ग्रिड्स। ग्रिड्स में अगर सिस्टम इन होते हैं और आउट होते हैं, यूनिट का इन होना और आउट होना, उसके नतीजे में हाई वोल्टेज स्पाइक्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और सर्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और इस सर्ज को ओवरकम करने के लिए सर्ज अरेस्टर्स लगते हैं। सर अच्छा, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर ये सिंगल फेस के भी आते हैं और 3 फेस के भी आते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ सबस्टेशंस के अंदर और नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, और सबस्टेशंस के साथ साथ जो इंडिविजुअल 3 फेस के बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, खासतौर पे बैंकिंग सिस्टम हो गए, बैंक के हेड ऑफिसेस हो गए, तो वहाँ पे भी ये सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि सर्जेस को, लाइटनिंग को डिटेक्ट करा जा सके और इनकी प्रिवेंशन हो सके, वरना इस सिस्टम में अगर सर्ज या लाइटनिंग आ जाती है तो वो सिस्टम को ओवरऑल डैमेज कर देगा। डिस्टेंस रिले, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, और कितने फॉल्ट पे कितना डिस्टेंस है,
कितने डिस्टेंस पे कितना फॉल्ट अकरेंस हुआ है ये पता लगाना किलोमीटर के अंदर, तो वो डिस्टेंस रिले बताती है। इस डिस्टेंस रिले को इम्पीडेंस रिले भी कहा जाता है। फर्दर मोर डिफरेंशियल रिले की हम बात करें तो डिफरेंशियल रिले जो है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसफार्मर हो, सबस्टेशन, ग्रिड स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन का ट्रांसफार्मर हो, इनकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है रिले, उसका नाम डिफरेंशियल रिले है। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हर किस्म के फॉल्ट, खास तौर पे एक्सटर्नल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंशियल रिले लगाई जाती है। रिवर्स पावर रिले भी होती है, रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले जो है वो आपकी लगती है अगर पावर, खास तौर पे टरबाइन, जनरेटर, इनके केस में पावर रिवर्स हो जाती है बाज दफा, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो रिले लगाई जाती है वो आपकी रिवर्स पावर रिले है। और इस रिवर्स पावर को डिटेक्ट करने के लिए रिवर्स पावर मीटर भी होते हैं। मैगर डिजिटल अर्थ टेस्टिंग डिवाइस, अभी हमने डिस्कशन की थी थोड़ी देर पहले मैगर के हवाले से। नॉर्मली सिस्टम ऑफ केबल्स के अंदर, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, इनके अंदर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो मैगर है। ये डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, और ये डिजिटल अर्थ टेस्टर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बट डिजिटल अर्थ टेस्टिंग मीटर अर्थ रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए और अर्थ की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए ये मीटर इस्तेमाल करा जाता है। फर्दर मोर एक और चीज़ है जो कि ड्यूल सोर्स मीटर है। ड्यूल सोर्स मीटर एक ऐसा रिकॉर्डिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इस वक्त एक ही एट अ टाइम इसमें दो स्क्रीन होती हैं, दो अलग अलग सोर्सेज, अगर एक जनरेटर की आ रही है और एक यूटिलिटी की आ रही है, इन दोनों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो कि जनरेटर से कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, आपने कितना कंज्यूम किया, और यूटिलिटी से कितने यूनिट आ रहा आपने कितने कंज्यूम किए, इस दोनों रिकॉर्ड को एक ही मीटर में आप अगर देखना चाहते हैं और रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए ड्यूल सोर्स मीटर इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर मोर अगर आपके जहन में कोई ऐसी डिवाइस है जो इसमें होनी चाहिए और मैंने नहीं करी, तो आप लोग अपने एंड से बताएं कि वो कौन सी डिवाइस है जो इसमें 21 वैसे मैं कर चुका हूँ, और कॉमन डिवाइस कौन सी है जो स्विच गियर में इस्तेमाल की जाती है और मैंने इंक्लूड नहीं करी है, तो बताएं, हम उसे डिस्कस करते हैं। जी जनाब, आप सो तो नहीं गए आप लोग? एज अ फील्ड इंजीनियर, नो सर। जी साइड इंजीनियर अगर नहीं आप, सर, आ रहे हैं। जी जी, तो वो तमाम लोग जो कि एज अ फील्ड इंजीनियर, साइड इंजीनियर या स्विच गियर रिलेटेड इक्विपमेंट्स उन्होंने देखे हैं, उन पे काम किया हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके लिए नई भी हो, लेकिन वो चीजें जो कि मैंने तकरीबन 21 इक्विपमेंट्स यहाँ पे कवर कर दी हैं, कोई ऐसी चीज जो यहाँ होनी चाहिए, कॉमनली इस्तेमाल होती है और मैंने इंक्लूड नहीं करी है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एंड से बताएं कि वो कौन सी चीज मजीद इसमें होनी चाहिए जो इसमें 22वां बन सके, वो कौन सी चीज है जो मैंने इक्विपमेंट वाइज इंक्लूड नहीं करी है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी 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 ये जी आवाज आ रही है आपको? जी कॉल आ जी गई थी बीच में। जी जी बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज़। मैं ये कह रहा था सर, इसमें एक डिवाइस एक होती है हमारे पास, अमूमन पावर हाउस में लगती है, जिसको हम लोड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जी वो जी इसमें इंक्लूड नहीं है। लोड मैनेजमेंट सिस्टम भी इंक्लूड होना चाहिए सर। वो एक ऑटो पे एक सिस्टम एक लगाया हुआ होता है पावर हाउस के अंदर, जो कि जनरेटर के हमारे जो यानी कि जनरेशन साइड है, जनरेशन साइड के ऊपर अगर कुछ भी मसला आता है, आरपीएम स्लो होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं या फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वो उसके अंदर एक प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन सा लोड पहले काटना है, दूसरा लोड कौन सा काटना है, तीसरा लोड कौन सा काटना है, ताकि जनरेटर स्टेबल हो सके। तो वो एक डिवाइस इसमें ऐड होनी चाहिए सर, लोड मैनेजमेंट सिस्टम वाली। ठीक ठीक, बिल्कुल, लोड मैनेजमेंट सिस्टम ये इटसेल्फ एक डिवाइस है। जी सर, जी ये डिवाइस है सर। इसके साथ सेंसर्स लगे हुए होते हैं, सीटीज लगी हुई होती हैं और टैकोस लगे हुए होते हैं, जो कि इसको फीडबैक दे रहे होते हैं। सही सही। तो मैं अभी इसको देख ही रहा था, तो इसमें बताया जा रहा है
जो गूगल पापा हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं इसमें समथिंग फीडर ट्रांसफार्मर के बाद जो आती है लोड को मैनेज करना, और उसके हिसाब से ओवरऑल जो गूगल बता रहा है लोड मैनेजमेंट सिस्टम को, वो एक बड़े होरिजन में बता रहा है सम काइंड ऑफ थिंग्स। उसमें जनरेटर्स भी हैं, उसमें लोड भी है, उसमें फीडर भी हैं, उसमें पीएलसी के जरिए चलाने वाली इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस भी हैं, इसमें सेंसर्स भी हैं, इसमें एक्चुएटर सिस्टम्स भी हैं, प्रोफिबस प्रोटोकॉल्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी डिसाइड किए गए हैं। तो ये एक बड़े होरिजन के ऊपर लोड मैनेजमेंट को यहाँ पे बताया गया है। तो जी सर, कैसे ही ये है? लोड मैनेजमेंट ये आप असल में जो चेक कर रहे हैं ये एक बहुत बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटा जनरेशन स्टेशन लगा रहे होते हैं, एक छोटा जनरेटिंग यूनिट लगा रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी सेम यही चीज छोटे पैमाने पे भी लगती है। इसी तरह पीएलसी का प्रोटोकॉल लगता है, इसी तरह जी जी सेंसर्स लग रहे होते हैं, इसी तरह हमारे शंट कॉइल्स हम ब्रेकर्स के अंदर लगा रहे होते हैं, कौन से ब्रेकर को पहले काटना है, कौन से को सेकंड में काटना है। जी जी वो आईओ मैपिंग होती है बाकायदा है पीएलसी की, उसके अंदर फिर इस तरीके से इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। ठीक है बेहतरीन। चले ये इसमें होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज मुझे और याद आई, इसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक चीज है जो कि अगर आप सोलर सिस्टम्स के जरिए वो चीज करते हैं कि उसमें प्रायोरिटीज रखते हैं कि कितने परसेंट पर हो जाए तो बैटरीज को कट ऑफ करना है, और साथ ही साथ फिर आपको डिवाइसेस को ऑपरेट करके सप्लाई वहां पे दे देनी है। और साथ ही साथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि बैटरीज की कैपेबिलिटीज अगर फुल हो गई हैं तो उसको वो चीज ग्रिड की तरफ डाइवर्ट कर देनी है। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी जब हम वो कर रहे होते हैं क्या कहते हैं उसको, बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए से नेट मीटरिंग, तो उसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्टली ये प्रोग्राम करके ये सारे भी एस्पेक्ट्स इसमें फुलफिल हो सकते हैं। तो लोड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ पैरेलल में एक और चीज भी होती है जिसे हम कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर दी नेट मीटरिंग। ये चीज हमने अपने प्रीवियस कोर्सेज में भी डिस्कस की हुई है, खासतौर पर मेरे ख्याल में पावर जनरेशन में भी डिस्कशन करी हुई है। तो वो चीज भी यहाँ पे हो सकती है, बीएमएस और एलएमएस। अच्छा, साथ ही साथ और कोई अपना आउटपुट देना चाहेगा इसके लिए? जिस तरह ये बिलाल साहब ने बताया, ये बहुत जबरदस्त बात बताई इन्होंने लोड मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी मैंने इसमें ऐड किया। कोई और इक्विपमेंट जो आपके हिसाब से लिस्ट डाउन होना चाहिए इसमें, जो कि कॉमनली यूज होता है एज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, एज अ स्विच गियर, स्विच यार्ड इक्विपमेंट, तो आप लोग जरूर बताएं अपने एंड से। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, फिर ये मीटिंग भी हमारी एंड हो जाएगी। तो आपके हिसाब से कोई और इक्विपमेंट जो इसमें ऐड होना चाहिए, कोई और ऐड करेगा अपना आउटपुट? Anyone have idea about the equipment as a field engineer, as a site engineer? तो बहरहाल होपफुली यहाँ तक हमारे नंबर ऑफ सेशंस पूरे जाते हैं। फर्दर यहाँ पे कंक्लूजन है कि डिवाइसेस के हवाले से ये कौन सा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, स्विच गियर, स्विच यार्ड के लिए एज अ इक्विपमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज। अच्छा, अब यहाँ पे एक टास्क है कि आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो एक वो बताना है इक्विपमेंट का नाम, कि जी कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पे होना चाहिए, उसके रेटेड वैल्यूज क्या होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट रेटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए। साथ ही साथ अगर